अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। अब इस चीज़ को रीडिंग से पहले मैं आपको छोटे से चीज़ एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम किसे कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग तैयार करनी है और बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब बिल्डिंग तैयार करने से पहले आप उस बिल्डिंग का एक मैप तैयार करवाते हैं जिसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। अब उस मैप के अंदर क्या होता है कि आपने अपनी बिल्डिंग के एलिमेंट, कितने रूम्स बनाने हैं, वो चीज़ अपना रूम कितने साइज़ का हो वो चीज़ एक्सप्लेन करोगे। कितनी ये कॉरिडोर्स बनाना है और कॉरिडोर्स कितनी लेंथ होगी, कितना उसका साइज़ होगा, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको ब्लूप्रिंट के जरिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो ब्लूप्रिंट क्यों करते हैं? ताकि वो ईजीली अंडरस्टैंड हो सके। और जो बंदा उस बिल्डिंग को तैयार करेगा उसे हम दिखाएंगे तो उसके लिए भी वो ईजी हो जाएगा। तो यही बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इसी चीज़ को कहते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को एक डायग्राम के फॉर्म में आपको अंडरस्टैंड करवा देते हैं। उस चीज़ को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम कह देते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में ना सिर्फ आपके प्रोजेक्ट्स को विजुअल डायग्रामिंग फॉर्म में बताता है, बल्कि आपके प्रोजेक्ट्स के हर एक छोटे छोटे पहलू को भी एक्सप्लेन करते हैं। उसके स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करता है और उसके बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करता है। मीन का स्ट्रक्चर्स और बिहेवियर्स क्या होता है? स्ट्रक्चर्स और बिहेवियर वही होते हैं कि आपके उस प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए कंपोनेंट के अंदर, और कंपोनेंट एट्रीब्यूट्स में अपने कौन से रिलेशनशिप होने चाहिए, ये उसके स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं। फंक्शनल्स की बात करें तो फंक्शनल ये होता है बिहेवियर्स क्या होता है? बिहेवियर बेसिकली उसके फंक्शनल्स को कहते हैं। उस कंपोनेंट्स के हर एक कंपोनेंट्स में कौन कौन सा फीचर, कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये सारी चीज़ें अपनी डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा देता है। हर एक छोटी छोटी चीज़ को एक्सप्लेन करवा देता है। उस चीज़ को हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। अगर रीडिंग की तरफ आएँ तो रीडिंग में ये बोला हुआ है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम इन्वॉल्व यूजिंग विजुअल डायग्राम, के मीन के ये अपनी विजुअल डायग्राम के फॉर्म में ये अपनी इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, शामिल करते हैं। अब विजुअल क्या होता है? विजुअल वो चीज़ है जिसे आप देख सकते हो, बसरी इश्काल के फॉर्म में, ठीक है ना, डिफरेंट तस्वीर के फॉर्म में, ठीक है, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, उस चीज़ को हम विजुअल डायग्राम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद उसने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि विजुअल डायग्राम टू डिपिक्ट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। डिपिक्ट मीन तशरीह करना, बयान करना, वजाहत करना, ठीक है। और वेरियस मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स, पहलू ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम के मीन के आप देखें ना, डिपिक्ट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, मीनिंग मैंने बता दें। डिपिक्ट वजाहत करना, तशरीह करना, वेरियस एस्पेक्ट मुख्तलिफ पहलू के ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम के हर एक पहलू को वो बयान करेगा, लेकिन किसकी मदद से? डायग्राम की मदद से, विजुअल डायग्राम की मदद से, ठीक है। सॉफ्टवेयर सिस्टम स्ट्रक्चर्स एंड बिहेवियर्स। स्ट्रक्चर्स मैंने पहले बोल दिया कि स्ट्रक्चर्स इस चीज़ को कहते हैं। स्ट्रक्चर बेसिकली आपके अंदर इसमें आपके कंपोनेंट्स, ओवरऑल आपकी चीज़ को, कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, आपके कंपोनेंट्स को, और इसके एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लेन करेगा कि आपके फंक्शंस के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, और उनके आपस में रिलेशंस को बताएगा। उस चीज़ को आप कहते हो स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। अगर हम बिहेवियर्स की बात करें, बिहेवियर्स में क्या होता है? आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के जो कंपोनेंट्स हैं, जो जितनी भी चीज़ें हैं, उनके फंक्शंस को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है ना, उनके फंक्शंस को एक्सप्लेन करेगा। उस चीज़ को हम कह देते हैं बिहेवियर्स डायग्राम, ठीक है। ये बात क्लियर होगी कि हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस विजुअल डायग्राम के फॉर्म में हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के हर एक चीज़ को बड़े डीपली तौर पर हमें एक्सप्लेन करवाते हैं। और ना सिर्फ वो चीज़ एक्सप्लेन करता है बल्कि उसके स्ट्रक्चर्स को भी हमें बताता है। ओवरऑल हमारे सिस्टम के स्ट्रक्चर्स क्या होने चाहिए, कंपोनेंट्स, एट्रीब्यूट्स, और उसके अंदर उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं, उस चीज़ को भी वो एक्सप्लेन करता है। अब दिस अप्रोच हेल्प सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कॉम्प्लेक्स मीन पेचीदा, मुश्किल। अब ये क्या करते हैं? ये अप्रोच, ये स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं? ये बेसिकली क्या करते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के कॉम्प्लेक्स टास्क को सिंप्लीफाई कर देते हैं, ईजी कर देते हैं। मेकिंग टू ईजी फॉर डेवलपर एंड स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर डेवलपर वो होते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और स्टेक होल्डर वो होते हैं वो टीम इंटरनली भी स्टेक होल्डर हो सकता है, एक्सटर्नल भी तौर पर होता है। एक्सटर्नल मीनिंग वो जो सॉफ्टवेयर बनवा रहे होते हैं, और इंटरनल वो जो वो सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। उस चीज़ को हम स्टेक होल्डर कह देते हैं। अंडरस्टैंड के वो इस वजह से कॉम्प्लेक्स का आपके सिस्टम को वो आसान करे ताकि डेवलपर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए ईजी हो सके, वो ईजीली इसे अंडरस्टैंड कर सके, उस चीज़ को वो कम्युनिकेट कर सकें और उसको
कंट्रोल कर सकें, मतलब उस चीज़ को मैनेज द सिस्टम कर सकें। तो ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। इसके बाद अगर हम बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम, तो में जो सबसे पहले बात की गई है यूएमएल। यूएमएल स्टैंड फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूएमएल का अगर आप कह सकते हैं कि इसका जो सेकंड नेम है यूएमएल का, हम यूएमएल को जर्नल, ठीक है ना, जर्नल, एक मिनट सॉरी, यूएमएल स्टैंड फॉर, यूएमएल को हम उसे क्या कहते हैं, जर्नल, ठीक है, इसे जर्नल मॉडलिंग लैंग्वेज भी कह देते हैं। अब यूनिफाइड मीन मुतहद करना, यकसानियत में लेकर आना, मतलब हर एक चीज़ को एक कर देना। तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का सेकंड नेम जो है वो जर्नल मॉडलिंग लैंग्वेज भी है। बात करते मे बी ये क्वेश्चन आए मे बी ना आए, लेकिन ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का सेकंड नेम क्या है, जर्नल मॉडलिंग लैंग्वेज। ये जो कॉन्सेप्ट था जो हमारा यूएमएल है, ये हमारा कॉन्सेप्ट आया था 1994 के अंदर आया था, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये क्या है, यूएमएल क्या है, ये बेसिकली एक लैंग्वेज है। ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है कि आप उसके अंदर कोडिंग करोगे, ये नहीं। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर आप अपने अपने सिस्टम्स को एक विजुअल फॉर्म में, एक डायग्राम फॉर्म के अंदर अंडरस्टैंड करो। क्योंकि जर्नल है ना, मॉडल्स है। मॉडल्स मीन जो आपके शिकाल के फॉर्म में, जो आपके डायग्राम के फॉर्म में, आपके फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में आपके डेटा को एक्सप्लेन कर दे, उस चीज़ का मॉडल कह देते हैं। तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप इसे नहीं कहेंगे, आप इसे एक जनरल मॉडलिंग लैंग्वेज बोलेंगे। जनरल मॉडलिंग इस वजह से बोलेंगे क्योंकि इसमें जो आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो आपको डायग्राम के फॉर्म में, आपको विजुअलाइज एक स्टैंडर्ड वे के अंदर आपको वो एक्सप्लेन कर देगा। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, यूएमएल। अगर रीडिंग की तरफ आएँ तो रीडिंग में ये बात की गई है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड वे टू विजुलाइज द डिज़ाइन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। कि मीन ये एक ऐसा स्टैंडर्डाइज वे है, एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें हम विजुलाइज करते हैं किस चीज़ को, डिज़ाइंस को, कौन से डिज़ाइन को, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के डिज़ाइन को। अब सॉफ्टवेयर सिस्टम मैंने पहले बोले दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रक्चर्स होता है और एक बिहेवियर्स होता है। स्ट्रक्चर्स वो जिसके अंदर आप अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम के कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, और बिहेवियर्स वो जिसके अंदर आप अपने सिस्टम के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें उसने बोला है कि आप उसके फंक्शंस को, आप उसके कंपोनेंट्स को एक डायग्राम के फॉर्म में विजुलाइज करते हो, डायग्राम के फॉर्म में आप उसे एक्सप्लेन करते हो, उस चीज़ को आप क्या कहते हो, यूएमएल कह देते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करता है, यूएमएल क्या करता है, ये हेल्प करता है डेवलपर्स को अंडरस्टैंड हाउ द सिस्टम वर्क है, उस सिस्टम के अंदर काम किस तरह से करना है। ज़ाहिर है कि अगर एक बिल्डिंग का मैप आपके पास आ गया तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाओगे ना कि यहाँ पर ये वाला रूम बना और ये इतने साइज़ का बना है, इसके साथ ये किचन बना तो ये इतने साइज़ का बना, इसके साथ अगर एक और नया रूम बनाना है तो वो इतने साइज़ का बनाना है, इसका आगे एक कॉरिडोर बनाना है तो वो कितने साइज़ का बनाना है। तो यही चीज़ है कि जो यूएमएल है ये भी इसी तरीके से आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की डायग्राम्स, एक आपका ब्लूप्रिंट, आपको एक मॉडल से आपको मॉडल ही दे देता है ताकि डेवलपर उस चीज़ को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें कि उसने काम करना क्या है, एंड कम्युनिकेट, वो इस चीज़ें ईजिली से कम्युनिकेट हो सकता है, इंटरेक्ट हो सकता है। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, यूएमएल डायग्राम कह देते हैं। अब यूएमएल डायग्राम की कुछ टाइप्स हैं। इसके उन्होंने कहा है कि डिस्कस 4 टाइप्स ऑफ यूएमएल, जिसके अंदर जो सबसे पहली टाइप हमारे पास आ जाती है वो आती है यूज़ केस डायग्राम, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा इसे विजुलाइज कर देती हूँ। यूज़ केस डायग्राम, अब यूज़ केस डायग्राम क्या होता है, ये भी बेसिकली क्या होता है कि आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम, मैंने पहले बोला कि यूएमएल दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रक्चर सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, एक बिहेवियर सिस्टम होता है। अब यूज़ केस सिस्टम में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो आपका यूज़ केस है ये स्ट्रक्चर है या बिहेवियर है। तो यूज़ केस बेसिकली आपका फंक्शनैलिटी मीन कि आपका ये क्या है, बिहेवियर्स, ठीक है ना। ये आपके बिहेवियर्स, आपके फंक्शन, आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम के फंक्शंस को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है ना। कि आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम के फंक्शन एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन कैसे, डायग्राम्स के प्रयोग में, विजुअल डायग्राम के फॉर्म में, जिसे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह की इमेजेस आपके आ जाएंगे, उस चीज़ के अंदर फॉर्म करके यूज़ केस डायग्राम करते हैं, ठीक है। अब उसने ये बोला हुआ है रीडिंग की तरफ करना, यूज़ केस डायग्राम प्रोवाइड द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम फंक्शनैलिटी फ्रॉम द यूज़र पर्सपेक्टिव। तो मतलब यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक
एक वो उसके फंक्शंस को परफॉर्म करेगा लेकिन डायग्राम की फॉर्म में, ठीक है, उस चीज़ को हम कहते हैं यूज़ केस। अब इसके रीज़न क्या है कि अगर डेवलपर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वो एक डायग्राम एक्सप्लेन करेगा, लेकिन फिर यूज़र तो फिर कहीं नहीं है ना। तो डेवलपर का मेन काम ही उसका कस्टमर होता है, उसका यूज़र होता है। वो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू को ही देख के डिज़ाइन तैयार करेगा, वो इस वजह से करेगा ताकि जब वो आगे डेवलपमेंट करेगा तो उसके लिए वो आसानी हो जाएगी। इस वजह से उसने बोला हुआ है कि वो सिस्टम के फंक्शंस को बताएगा लेकिन यूज़र के पर्सपेक्टिव, यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव होता है नुक्ता नज़र, पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये चीज़ उसने एक्सप्लेन की। हेल्पिंग आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि ये क्या करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा रिक्वायरमेंट, इंटरेक्शंस बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम, कि वो यूज़ केस क्या करेगा, यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू में ये देखेगा कि उसके अंदर हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए, ये इस चीज़ को वो फाइंड आउट करेगा, और वो उसके सिस्टम और यूज़र के दरमियान इंटरेक्शंस को वो इस चीज़ को देखेगा। ये मेन काम था हमारा यूज़ केस डायग्राम के अंदर। इसके अगर मेन पर्पज़ की बात करें, जो इसका है, यूज़ केस इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम। अब यूज़र इसके अंदर आपने अगर देखा हो तो ये देखें एक्टर, यूज़ केस के अंदर हम यूज़र्स को एक्टर्स भी बोलते हैं, मीन कि एक्टर उस चीज़ को कहते हैं जो हमारे सिस्टम्स के ऊपर कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो हमारे सिस्टम्स के ऊपर इंट्रैक्शन में होता है, उस चीज़ को हम एक्टर्स बोल देते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि सिस्टम टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, कि यूज़ केस के अंदर क्या होता है, यूज़र और सिस्टम आपस में इंटरेक्ट होते हैं कोई ना कोई अपने गोल्स को सेट करने के लिए, अचीव करने के लिए। यूज़ केस क्या करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन आपको देता है, उसकी वजाहत देता है, उसकी आपको तफसील बयान करता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, यूज़ केस डायग्राम, ठीक है। अब यूज़ केस उन्होंने बोला आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, सिस्टम मस्ट सपोर्ट मीट द यूज़र नीड। वो क्या करेगा कि सबसे पहले उसने बोला हुआ है कि वो आइडेंटिफाई करेगा बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, कौन सी फंक्शनैलिटी, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की सपोर्ट मीट द यूज़र नीड, जो यूज़र की नीड के मुताबिक होनी चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए यूज़र नीड, आपने उसके अंदर वो चीज़ फाइंड करनी है जो यूज़र के मुताबिक हो, ठीक है ना। ये देखिए यूज़र नीड, तो ये है कि आपने उसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ को आइडेंटिफाई करनी जो यूज़र की डिमांड है। लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ, यूएमएल है, यूज़ केस है, वो आपने डायग्राम, विजुअल डायग्राम के अंदर हर एक चीज़ एक्सप्लेन करनी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे अब इसके आगे उससे बोले ईच यूज़ केस रिप्रेजेंट अ कंप्लीट वर्क फ्लो फॉर द यूज़र परस्पेक्टिव, क्या आपने उसके अंदर जितना भी यूज़ केस है वो आपने हर एक चीज़ को वर्क फ्लो, एक तरीक़ेकार, एक अच्छे वे में, एक अच्छे तरीक़ेकार में, एक अच्छे डायरेक्शन के अंदर हर एक चीज़ को आपने फिर यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। उस चीज़ को हम कह देते हैं यूज़ केस। डिटेलिंग द स्टेप इन्वॉल्व, डिटेलिंग द स्टेप इन्वॉल्व इन अकोमोलेशन पर्टिकुलर टास्क, अकोमोलेशन मीन मुकम्मल तौर पर पूरा। उसने बोला है कि उसकी हर स्टेप्स को बड़ी तफसीलात और पूरा करके हर एक चीज़ को आपने पर्टिकुलर हिस्से को, पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना है। क्यों? आप क्योंकि यूज़ केस का काम ही उसके फंक्शंस को परफॉर्म करना है। अब वो अगर फंक्शंस को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो फिर यूज़ केस को तो हमें फ़ायदा ही नहीं ना, ये चीज़ यहाँ पे बोलते हैं। इसके अंदर यूज़ केस के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के इसके स्टेप्स हैं। वो कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले है कैप्चरिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कि सबसे पहले तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए कि किसकी रिक्वायरमेंट, की यूज़र की रिक्वायरमेंट। दूसरा है अंडरस्टैंड यूज़र इंटरेक्शन, कि यूज़ केस का क्या है कि वो यूज़र इंटरेक्शन कराता है सिस्टम के साथ, लेकिन विजुअलाइज फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म। थर्ड वन है प्लानिंग एंड टेस्टिंग, आपने जब उसे रिक्वायरमेंट देख ली है, उसे आपने देख लिया, यूज़र इंटरेक्शन देख ली है, तो अब उस फंक्शंस को आप क्या करो, टेस्ट करो, वैलिडेट करो, ताकि आगे आप उसके लिए फंक्शंस को आगे जब आप डेवलपमेंट में लेकर आओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ये बेसिकली इसके 3 स्टेप यहाँ पर उसने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर इसकी रीडिंग की तरफ आएँ तो उसने बोला है कैप्चर फंक्शन रिक्वायरमेंट, दे हेल्प टू इन आइडेंटिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द फंक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, मीन कि आपने उसके डॉक्यूमेंटिंग उसमें आइडेंटिफाइंग करना है डॉक्यूमेंटिंग फॉर्म में जो भी आपको फंक्शन रिक्वायरमेंट उसकी ज़रूरत होगी। सेकंड वन इसका पॉइंट है आपका है एलिस्ट्रेट, दे एलिस्ट्रेट हाउ डिफरेंट यूज़र विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम। एलिस्ट्रेट मीन मिसाल दे देना, बयान कर देना, किस चीज़ की वजाहत बयान कर देना। अब यहाँ पे उसने बोला है कि आपने यूज़र और इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ, ये आपने एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना, उस चीज़ को आप कहते हैं अंडरस्टैंड यूज़र इंटरेक्शन। इसके बाद आपका प्लानिंग एंड टेस्टिंग, द एड होता है अमदाद करना, किस चीज़ की मदद से हम करना। इन प्लानिंग डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डिज़ाइनिंग टेस्टिंग, बेसिकली प्लानिंग एंड टेस्टिंग क्या करता है, ये आपकी डेवलपमेंट
के प्रोसेस को ईजी कर देते हैं, ठीक है। और क्यों ईजी कर देते हैं? क्योंकि आपने उसके हर एक चीज़ को फर्दर देखा होगा, चेक एंड बैलेंस किया होगा, उसे आपने प्लान किया होगा और उसे आपने वैलिडेट किया होगा, मतलब उसे टेस्ट किया होगा, ठीक है। इस वजह से ये उसकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद उसने बोला है डिज़ाइनिंग टेस्ट केस फॉर वैलिडेशन सिस्टम फंक्शनैलिटीज़। वैलिडेटिंग मीन के वैलिडेटिंग का वर्ड वैलिड से निकला, और वैलिड मीन तस्दीकशुदा, तस्दीक जिसके अंदर कोई तब्दीली ना हो, तो आपको पता चले कि ये हाँ बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, उस चीज़ को वैलिडेशन कहते हैं। तो यही चीज़ कहता है कि जो प्लानिंग एंड टेस्टिंग है ये आपकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि जो प्लानिंग और टेस्टिंग ये आपके फंक्शनैलिटीज़ के प्रोसेस को बहुत ही वैलिडेट करता है। उस चीज़ को आप क्या कह देते हो? प्लानिंग एंड टेस्टिंग। अगर इसके अंदर आइडेंटिफाई यूज़ केस के अंदर हम सबसे पहले जो चीज़ें हमने करनी है वो आइडेंटिफाइड एक्टर्स। मैंने आपको पहले बोल दिया है कि यूज़ केस के अंदर आइडेंटिफाइड एक्टर्स कौन होंगे? एक्टर्स यूज़र्स को हम कहेंगे। बाज़ औक़ात हम सिस्टम्स को भी कह देते हैं, सिस्टम इन मशीन्स को कहते हैं मशीन। अब क्यों? क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट होकर काम कर रहे होते हैं, इस वजह से हम उसे एक्टर बोल देते हैं। यूज़र के एक्टर इस वजह से बोलते हैं। अब एक्टर क्यों आइडेंटिफाई करने? क्योंकि एक्टर्स वो होते हैं जो उस सिस्टम्स के अंदर काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस चीज़ को हम एक्टर्स बोल देते हैं। फिर आपने अपना गोल सेट कर लेना है। मेन कि आपने उस सिस्टम के अंदर जो फंक्शन है वो काम कौन से करना है, मेन आपका काम क्या है, वर्क क्या है। अब फॉर एग्जांपल कि एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है। अब लाइब्रेरी के अंदर वर्क क्या है, उसका गोल क्या है? उसका गोल यही है कि उसके अंदर बुक्स बोरो लेनी है, बुक्स उसमें रिटर्न कर देनी है, इन्वेंटरी लिस्ट बना देनी है, एक मैनेजमेंट अपने एक लाइब्रेरियन होगा, मतलब ये सारी चीज़ें क्या होगा कि आपने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम और एक ऐसा सॉफ्टवेयर उसके बनाना जिसके अंदर आपकी बुक्स बोरो, बुक्स रिटर्न, इन्वेंटरी लिस्ट, डेट, ये सारी चीज़ें आपका मेन गोल है आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम को, यही चीज़ें अपने गोल्स में दी। आउटलाइन इंटरेक्शन में यूज़र्स एंड सिस्टम, मतलब यूज़र मीन एक्टर एंड सिस्टम के तो मैंने अपने गोल्स के अकॉर्डिंग उसकी इंटरेक्शंस करवानी है ताकि उसके जितने भी आउटकम्स होंगे उसमें उन्हें हेल्पफुल हो जाएंगे। वैलिडेट यूज़ केस क्या होते हैं कि आपने अपने ओवरऑल हर एक चीज़ को इंश्योर कर लेना है, चेक एंड बैलेंस कर लेना। वैलिडेशन है ना, वैलिडेशन मीन वैलिड, और वैलिड मीन तस्दीकशुदा। और तस्दीक तभी होती है जब आप उस चीज़ को अच्छे से चेक एंड बैलेंस कर लेते हो, देख लेते हो, टेस्ट कर लेते हो और हर एक चीज़ को रिव्यू कर लेते हो। तो ये आपके वैलिडेशन यूज़ केस होगा कि आपने आइडेंटिफाई यूज़ केस के अंदर ये चीज़ें डिफाइन करनी। सबसे पहले आपने अपना एक्टर्स को निकालना है कि आपके एक्टर्स कौन से होंगे, फिर आपने अपने गोल्स देख लेने हैं, फिर इंट्रैक्शन देख लेने सिस्टम और एक्टर्स के दरमियान क्या इंट्रैक्शंस हो रही हैं, और फिर उस चीज़ को अपने यूज़ केस को वैलिड कर देना है ताकि वो अगले प्रोसीजर की तरफ मूव ऑन कर सकें, ठीक है। अगर हम इसकी रीडिंग की तरफ मूव करें तो इसकी रीडिंग क्या है? आइडेंटिफाइंग एक्टर्स डिटरमाइन इन डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम। किसी मुख्तलिफ तरह के जो यूज़र होते हैं वो अपने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट होते हैं, इंटरेक्ट में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं। एक्टर कैन बी ह्यूमन, उसने बोला एक्टर ह्यूमन भी हो सकते हैं और सिस्टम भी हो सकते हैं। अब ह्यूमन तो मैंने बता दिया कि ज़ाहिर है वो सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, इस वजह से यूज़र्स को हम एक्टर कह सकते हैं। अब उसने बोला है कि एक्टर सिस्टम भी हो सकते हैं, उन्होंने क्या बोला हुआ है कि एक्टर, यूज़र और अदर सिस्टम। अब अदर सिस्टम क्या होता है? बाज़ का तो ये होता है कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट होकर वर्क कर रहे होते हैं, इस वजह से वो सिस्टम में तो काम कर रहा है, इतना इंटरेक्ट हो रहा है, इस वजह से हम बाज़ का सिस्टम को भी एक्टर बोल देते हैं। गोल की तरफ आए, डिफाइन गोल्स फॉर ईच एक्टर्स, आइडेंटिफाई देयर गोल्स, व्हाट दे नीड टू अकोमोडेशन यूजिंग सिस्टम। कि वो क्या कहते हैं कि जो एक्टर होगा वो आइडेंटिफाई अपने गोल्स को करेगा, क्यों? ताकि उसने सिस्टम के ऊपर क्या काम करने से क्या चीज़ ज़रूरत है, ये चीज़ से अपन आइडेंटिफाई गोल्स कर लेना है। नेक्स्ट अगर बात करें आउटलाइन इंट्रैक्शन, उसने बोला है कि डिस्क्राइब द इंट्रैक्शन बिटवीन एक्टर्स एंड सिस्टम टू अचीव दिस गोल। कि वो इस वजह से इंटरेक्ट होते हैं सिस्टम और एक्टर ताकि वो अपने गोल्स को, अपने डेटे को सिस्टम के अंदर क्या कैसे चीज़ परफॉर्म करें, इस चीज़ को वो देख सकें, ठीक है। अब उसमें बोला है ईच इंट्रैक्शन डेट रिजल्ट इन अ सिग्निफिकेंट आउटकम्स और पोटेंशियली यूज केस, ताकि उसके वो आउटकम्स को निकाल सके, उसकी प्रॉब्लम्स को, हर एक चीज़ को वो ईजीली एक्सप्लेन कर सकें। नेक्स्ट हमारा जो आता है लास्ट ऑफ वो वैलिडेशन यूज केस है। रिव्यू आइडेंटिफाई यूज केस विद द स्टेक होल्डर टू इंश्योर द
एक्यूरेटली कैप्चर द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी एंड ट्रैक्शन। वैलिडेशन यूज़ केस में बोला है कि वो रिव्यू करेगा आइडेंटिफाई यूज़ केस, वो सारा रिव्यू करेगा आइडेंटिफाई यूज़ केस विद द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मैंने पहले बोल दिया, इंटरनली भी होता है और एक्सटर्नली भी होता है। एक्सटर्नली वो होता है कि जो आपने उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए दिया होता है कि जो हाँ जी ये वाला मैं सॉफ्टवेयर बना दें, वो एक्सटर्नल। इंटरनली वो होता है कि जो उस सॉफ्टवेयर के ऊपर मिलकर काम कर रहे होते हैं, स्टेक होल्डर कंसर्न होता है, उनका इंटरेस्ट होता है। तो उसमें वो ये कहता है कि जो यूज़र होते हैं वो स्टेक होल्डर के साथ मिलकर इस चीज़ को यकीन दहानी करता है कि जो उसने डाटा या जो भी डाटा कैप्चर किया, इकट्ठा किया, या जो डायग्राम यूज़ केस में किया, फंक्शनैलिटी परफॉर्म की, वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, ये नहीं ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी ठीक है, वो आपस में सही इंटरेक्शन करें, उस चीज़ को वैलिडेशन यूज़ केस बोल दिया जाता है। अब वैलिडेशन यूज़ केस के अंदर फॉर एग्जांपल उन्होंने छोटी सी एग्जांपल दी कि एक हमारे पास स्टूडेंट एक्टर है, एक लाइब्रेरियन एक्टर है। अब इसके और ये चीज़ उन्होंने हमें एक यूज़ केस दे दी है। अब स्टूडेंट बुक को बोरो करता है, ठीक है, लेकिन बुक को तो उसने नहीं ली, लेकिन किससे ली? लाइब्रेरियन से ली, ठीक है ना। इस वजह से दोनों एक्टर, एक एक्टर दूसरे एक्टर के साथ कम्युनिकेट तो करे, लेकिन लाइब्रेरियन क्या करेगा, वो इसे एक्सेस करने की मतलब अलाउ करेगा कि हाँ जी आप बुक बोरो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से स्टूडेंट ने बुक को रिटर्न भी किया और लाइब्रेरियन इस चीज़ को भी वो मैनेज आउट करेगा। तो ये बेसिकली सिंपल सा उसने एक बिल्कुल सादा फॉर्म में उन्होंने यहाँ पे एक आपको यूज़ केस एग्जांपल दे दिया कि आपको इसे अंडरस्टैंड कर लें कि एक एक्टर है, वो बुक बोरो करेगा और लाइब्रेरियन भी बुकों को बुक बोरो करने की इजाज़त देगा। इसी तरीके से जो स्टूडेंट जब बुक रिटर्न करेगा तो लाइब्रेरियन उस चीज़ की इन्वेंटरी लिस्ट तैयार कर लेगा कि हाँ जी इसने फलां डेट पर बुक को रिटर्न कर दी। तो ये छोटी थी इसलिए यहाँ पे एग्जांपल में। अगर हम दे अगर क्लास एक्टिविटी की देखें तो यहाँ वो बोले इमेजिन करें यू आर डिज़ाइन एन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के फॉर एग्जांपल कि आप एक ऑनलाइन शॉपिंग पे एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। उसके अंदर क्या करोगे, उस प्लेटफॉर्म में आप क्या करोगे, उस प्लेटफॉर्म में अलाउ करोगे कस्टमर को टू ब्राउज प्रोडक्ट। ब्राउज मीन सर्च करना। दाहर है फॉर एग्जांपल आप एक दराज ऐप कर लें, आप दराज ऐप पे जाते हो तो आप सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, ठीक है ना। और सर्च आप कस्टमर हो और कस्टमर हम जब दराज ऐप पे जाएंगे वहाँ पर आप हम हर एक चीज़ को सर्च करेंगे, अच्छा ये वाली चीज़ है इस तरह से। तो इसी तरह से बोला है कि ऑनलाइन शॉपिंग फॉर्म में मैंने प्रोडक्ट कस्टमर को हमने इजाज़त देने की तो वो प्रोडक्ट को ब्राउज़ कर सके, ठीक है। और वो जब उसने प्रोडक्ट को ब्राउज़ कर लिया वो ऐड आइटम टू देयर कार्ट्स, कि वो उस जो भी उसने प्रोडक्ट लिया होगा, जो भी उसने आइटम लिया होगा वो कार्ट्स के अंदर डाले एंड मेक परचेज और उसको ख़रीद ले, ठीक है ना। ये चीज़ नहीं यहाँ पे बोलेंगे। एडिशनली प्लेटफॉर्म इंक्लूड फीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन टू मैनेज द प्रोडक्ट लिस्टिंग प्रोसेस ऑर्डर एंड हैंडल कस्टमर इंक्वायरीज। ये चीज़ तो ऊपर वाली चीज़ तो हो गई कस्टमर के साइड पे। अब आ गया एडिशनली प्लेटफॉर्म इंक्लूड फीचर्स। एडिशनली प्लेटफॉर्म की तरफ ये एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा। कस्टमर ने तो प्रोडक्ट ले लिया, सर्च कर लिया, उसे ले लिया और उसे परचेज़ कर लिया। अब एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट्स को, उस लिस्ट को, इसके फीचर्स को मैनेज करेगा, उसके प्रोसेस को ऑर्डर्स करेगा, उस चीज़ को हैंडल करेगा अकॉर्डिंग टू कस्टमर इंक्वायरीज, जो भी कस्टमर ने रिक्वायरमेंट की होगी, ठीक है। उसके बाद उसने बोला हुआ है दीज ऑल्सो फीचर्स ऑफ डिलीवर पर्सोनल टू अपडेट स्टेटस ऑफ डिलीवर्स। पर्सोनल्स क्या होगा, डिलीवर पर्सोनल, पर्सोनल बेसिकली यूजर्स को ही हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपकी कंपनीज के अंदर जितने भी वो वर्कर या सिस्टम काम कर रहे हैं उस चीज़ को पर्सोनल बोल देते हैं। अब ये यूज़ केस डायग्राम आपको एक ये ग्राफ दिखाने का मतलब ये है कि इस पैराग्राफ के अंदर जो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, वर्ड क्या था हमारा, आइडेंटिफाई। तो इसके अंदर क्या करना है, आइडेंटिफाई एक्टर्स। सबसे पहले इसके अंदर जो आपने आइडेंटिफाई करना है वो आपने एक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। या आपने एक्टर्स क्या होगा, आपने आपके पास कस्टमर एक्टर्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर एक्टर हो सकते हैं, डिलीवर पर्सोनल मैंने पहले बोल दिया, जो एक कंपनी के अंदर वो यूज़र को बोल देते हैं, पर्सन को बोल देते हैं, तो ये आपके पास एक्टर हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको उसके बाद इसका हमने अंदर क्या बात की कि हमने उसके गोल्स को देखने हैं। एक्टर्स निकाल लिया, अब उसने हमने क्या करना है, गोल्स को देखने हैं। अब मेन उसका गोल क्या है, कस्टमर का गोल क्या था, कस्टमर का गोल था कि वो प्रोडक्ट को ब्राउज़ करें, फिर उसे वो कार्ट्स में डालें और फिर उसे वो क्या करें, परचेज़ करें। ये कस्टमर का गोल था। लेकिन अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर का गोल्स को देखें तो उसने क्या था, प्रोडक्ट को मैनेज करना, उसकी लिस्ट तैयार कर देना, उसके ऑर्डर को प्रोसेस करना और उसके ऑर्डर को हैंडल कर देना। ये उसका क्या था, एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क था।
अगर डिलीवरी बॉय का देखें तो डिलीवरी पर्सनल का क्या था कि उसे अपडेट करें स्टेटस ऑफ डिलीवरी से। तो ये था उसके मुख्तलिफ़ तरह के यूज़ केस, उसके गोल्स जो उसने इसके अंदर इस्तेमाल करने थे। तो ये थी आपकी क्लास एक्टिविटीज़। अब इसे ये चीज़ तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। कोशिश कीजिएगा आप एग्जाम्पल के तौर पर या आप खुद प्रैक्टिस में इस शक्ल के अंदर आप थोड़ी सी खुद ट्राई करें कि आपने इस वाले डाटा को, जैसे कस्टमर, एडमिनिस्ट्रेटर, पर्सनल, और ये यूज़ केस दे दिया है, अपने यूज़ केस को ओवल शेप में, और जो एक्टर्स हैं ये आपने इस तरह उनकी इमेज फॉर्म में बना कर प्रैक्टिस करें ताकि आपको यूज़ केस को अंडरस्टैंड करने में और ज़्यादा आसानी हो जाए। ठीक है, और कल इंशाल्लाह आपको एक नया आपको टॉपिक सेंड करूँगी, वो होगा हमारा क्लास डायग्राम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।